हेलो एवरीवन। आज मैं संगीता एक्सपर्ट में यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, कंटिन्यू है, आहार नियोजन। अभी तक हमने क्या देखा था कि आहार नियोजन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। पहले आप मेरे को कमेंट के माध्यम से ये बता दिया करो कि जो मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए चेंज करके या उसको और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगी। जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैंने बताया था आप लोगों को मैं कि लाइव क्लास है वो मैं नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉपर टाइम नहीं है कि किस टाइम के ऊपर मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊँ। तो आप लोग अगर मेरे को सही तरीके से बता दोगे कि हमारे समझ में आ रहा है, तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना बनाए रखूं, और नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कुछ चेंज करके और आप लोगों के सामने वापस प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आहार नियोजन के सिद्धांत। अभी तक हमने देखे थे कि आहार नियोजन क्या है और क्यों करना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसी आधार पर इसके कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। जब ये आप सिद्धांत पढ़ लोगे तो आपके लिए आहार नियोजन की प्रक्रिया को करना है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक एक करके हम इन 9 सिद्धांत लिखे हैं मैंने टोटल, और 9 सिद्धांत के अंदर आपका 1 2 3 4 5 टॉपिक है, ये अलग से और है 9 और 5, आपको इतने सिद्धांत हैं वो आपको एक एक करके क्लियर करना है, और इनको ध्यान रखना है कि कौन सा सिद्धांत किस बात को स्पष्ट करता है, ताकि जब भी आप किसी भी अवस्था के व्यक्ति का आहार नियोजन करोगे तो इन बिंदुओं को आपको उनके अंदर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, तभी आप सही तरीके से किसी भी अवस्था के व्यक्ति के लिए आहार नियोजन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से कार्य कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैंने पहला जो सिद्धांत बताया है वो बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक प्रस्तावित आवश्यकता के अनुसार आपको आहार नियोजन करना है। अब प्रत्येक व्यक्ति, आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका हमें आहार नियोजन करना है उसकी दैनिक आवश्यकता क्या है, और वो दैनिक आवश्यकता आप किस आधार पर करोगे, जब आपको उसकी अवस्था का ध्यान होगा। उसकी अवस्था कौन सी है, वो किस एज का है, 0 का है, 2 वर्ष का है, 4 का है, 6 का है, 8 का है, 10 का है, 12 का है, या 20 का है, या 40 का है। तो आपको क्या है, ये एज जब इनकी अवस्था का ध्यान में होगा तभी आप उसकी आवश्यकता को बता सकते हो कि इस व्यक्ति की आवश्यकता क्या है। हम एक वृद्ध व्यक्ति का आहार नियोजन कर रहे हैं, और आपको पता है कि वृद्ध व्यक्ति के दांत है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, इस तरीके से अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं, और आप उस व्यक्ति को निरंतर चिकनाई युक्त खाना दे रहे हो, मीठा खाना दे रहे हो, या अधिक मसालों वाला खाना दे रहे हो, और ठोस भोजन दे रहे हो। तो ये मैंने भोजन के जो रूप बताए हैं, तो ये भी तो आपको ध्यान रखना है। एक शैशवावस्था के बच्चों को आप अगर ठोस आहार दे दोगे तो क्या वो बच्चे के लिए सही है, क्योंकि उसके दांत अभी आए नहीं हैं। तो आपको वो अवस्था ध्यान रखनी होगी कि किस अवस्था के अंदर बच्चे को उसकी जो आवश्यकता क्या है, और उस आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही आपको क्या करना है, आहार नियोजन को व्यवस्थित रूप से लागू करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो उसकी दैनिक, जिस व्यक्ति के लिए आप आहार नियोजन कर रहे हो उस व्यक्ति की आपको प्रस्तावित आवश्यकता है कि उसको क्या देना है, कितनी कैलोरी देनी है, तो ये आपको पता होगा, तभी आप क्या करोगे, उस व्यक्ति के लिए प्रॉपर रूप से आहार आयोजन की व्यवस्था कर सकोगे। सुबह से लेके, यानी सुबह जब वो उठता है वहाँ से उसका आहार नियोजन शुरू होता है जब तक वो सोता है। तो इस दोनों के बीच का जो कार्यकाल, समय का जो बिंदु है, उस पूरे समय के अंदर आपको उसकी आवश्यकता को पूरा करना है, जो उसकी दैनिक आवश्यकता है। कितने कैलोरी आवश्यकता है, कितनी कैलोरी उसको पूरे दिन में चाहिए, तो उन आवश्यकता को ध्यान में रखते ही आपको क्या करना है, आहार नियोजन करना है।
दूसरा हमारा बिंदु है, सिद्धांत है परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुरूप। तो ये आर्थिक स्थिति यानी परिवार की आय क्या है, तो इस आय को आपको ध्यान में रखना है। और कम मैंने ये आपको प्रभावित करने वाले कारक में अच्छे से बता दिया कि अगर आय कम है तो व्यक्ति तो भी अपना अच्छा आहार नियोजन कर सकता है। उसको क्या करना है, पाक कला का अच्छे से ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि पाक कला जब पता होगी कि भोजन किस किस विधि से हम बना सकते हैं, खमीरीकरण है, अंकुरीकरण है, भाप के माध्यम से है, तो ये सारी प्रोसेस ऐसी होती है जिसके माध्यम से हम अपने पोषक तत्वों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद बना सकते हैं लोगों की आवश्यकता के अनुसार। तो ये आपको आर्थिक स्थिति के अनुसार आपकी आय कितनी है, तो कम आय के अंदर ही हम अपने भोजन में इस तरीके से परिवर्तन करेंगे ताकि व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसको हम अच्छे रूप से पूरा कर सकेंगे। तीसरा हमारा जो बिंदु है वो है अधिकतम तृप्ति मूल्य। तृप्ति मूल्य का मतलब होता है उस जिस व्यक्ति के लिए हम भोजन बना रहे हैं उस व्यक्ति की पूरी भूख है वो शांत होनी जरूरी है। अगर वो भूख शांत नहीं होगी तो ऐसे भोजन से आपका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए बना रहे हो उसकी पसंद और नापसंद को आपको ध्यान में रखना है। तो यानी उसकी तृप्ति नहीं होगी, उसका पेट नहीं भरेगा, तो उसका जो मूल्य है वो आपको भोजन में पूर्ण रूप से हासिल नहीं हो पाएगा। तो भोजन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की तृप्ति कर सके। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसकी आवश्यकता क्या है और उसको क्या पसंद है, तो वो चीज़ें हमें अपने भोजन के अंदर शामिल करनी चाहिए ताकि परिवार की हम पूर्ण रूप से आवश्यकता को पूरा कर सकें। इस तृप्ति मूल्य के अंदर ये कुछ बिंदु बताए गए हैं। ये तृप्ति मूल्य किस आधार पर है, जैसे रंग में विविधता, गंध में विविधता, रचना में विविधता और शाकाहारी या मांसाहारी भोजन का समावेश और पकाने की विधियाँ। तो ये पांचों ही जो इसके सिद्धांत है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रंग में विविधता को आपको सबको पता है कि रंग आपके अलग अलग तरीके के भोजन के अंदर दिखाई देते हैं। जब आप एक थाली को डेकोरेट करते हो तो क्या करते हो, इस थाली के अंदर आप जो 5 कटोरियाँ आप इस थाली के अंदर सजा रहे हो, यहाँ पे आप रोटी चपाती या क्या लगा रहे हो, तो ये विविधता 3 प्रकार की रोटियाँ हम लगा देंगे तो ये क्या हो गया, इसके अंदर विविधता हो गया। अब इन कटोरियों का कलर क्या होगा, एक ही जैसा होगा तो वो रंग में विविधता नहीं आएगी। यानी अलग अलग कलर से आप इन सारी कटोरियों को इस तरीके से अपने आहार नियोजन के अंदर व्यवस्थित करोगे ताकि आपका जो भोजन है वो अट्रैक्टिव लगे। अगर इन्हीं कटोरियों की जगह अगर आप थाली में 5 चीज़ सजा के रख देते हो तो उससे क्या होगा, वो एक दूसरे के अंदर मिलेगी तो वो थाली का अट्रैक्शन है वो उसका ख़त्म हो जाता है। तो यानी पाक कला इसीलिए कहा गया है कि भोजन बनाना ही नहीं बल्कि उसकी सर्विंग करना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो हमें अपने आहार नियोजन के अंदर इन सारी बातों को ही ध्यान रखना है कि जो थाली के अंदर गिलास रखा जाता है, कटोरियाँ रखी जाती है या छोटी प्लेट बड़ी प्लेट होता है, इनके भी सिद्धांत होते हैं। इनको भी थाली के कौन सी साइड में गिलास होना चाहिए, कौन सी साइड चम्मच होनी चाहिए, कौन सी साइड आपका कांटा होना चाहिए, तो ये सारे हमें इस डेकोरेशन के अंतर्गत यानी जो सर्विंग आपकी होती है उस सर्विंग के अंदर आपको ये सारी बातें हैं वो नोट करानी देखी जाती है। तो रंग में विविधता लाना जरूरी है, गंध में विविधता लाना जरूरी है। आप अलग अलग भोजन बनाते हो तो उसकी गंध भी क्या होती है, अलग अलग तरीके की होती है। उस गंध या महक के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि भोजन क्या बन रहा है। तो ये डेली एक ही तरीके का भोजन है बनाएंगे तो उससे भी क्या होगा, हमारी जो भोजन के प्रति रुचि और अरुचि है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो ये भी हमें गंध में विविधता, उसके रंग में विविधता के माध्यम से स्पष्ट हम इसको कर सकते हैं। रचना में विविधता, रचना यानी उसका जो रूप बन के आ रहा है,
अब जैसे हम आटे से क्या बनाते हैं, पूरी भी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, और उसका फुल्का बना सकते हैं, उसका हलवा बना सकते हैं, या उसके और भी कोई रूप है वो बना सकते हैं। तो ये क्या आ रही है, उसकी रचना में विविधता आ रही है। तो आप एक समय आप जब फुल्का खाते हो तो दूसरे समय पर आप आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा इस तरीके से आप बना के उनको खिला सकते हो। तो इससे क्या आगे आपके भोजन के अंदर विविधता का उसकी रचना में अंतर आ जाएगा, और बच्चों की जो रुचि है वो भोजन के अंदर बनी रह सकती है। फिर शाकाहारी और मांसाहारी होना, तो ये तो आपको पता ही है कि हमारे भोजन के अलग अलग रूप होते हैं, नॉनवेज और वेजिटेरियन। तो हमारे घरों के अंदर कौन सा भोजन बन रहा है सबको पता है, हिंदू और मुसलमानों के अंतर्गत ये डिफरेंस है वो बना रहता है। तो भोजन के अंदर हम मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं, तो हमें अपने प्रोटीन के जो उच्चतम मूल्य है उसको निर्धारित करके देखना होता है। मांसाहारी व्यक्ति का जो भोजन होता है अंडा, मांस, मछली, तो ये प्रोटीन के उच्च स्रोत होते हैं। जबकि हमारा जो शाकाहारी व्यक्ति है तो वो दाल और जो साबुत अनाज होते हैं उनके माध्यम से ही हम प्रोटीन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये हमें क्या है, शाकाहारी और मांसाहारी किस तरीके का भोजन करने वाले हैं व्यक्ति, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको अपने भोजन के अंदर आहार नियोजन की प्रक्रिया को शामिल करना है। इसके साथ साथ पकाने की विधियाँ आपकी क्या क्या है, आप पकाने की विधियाँ भी आपको बताई जाएगी। एक टॉपिक में आपको मैं पूरी वो खाना बनाने की कौन कौन सी विधियाँ है और किस किस विधि से हम भोजन बनाते हैं, तो उसका भी एक टॉपिक अलग से कर लेंगे ताकि आपको बताया जा सकता है। ये आपके टॉपिक जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक बार इसी तरीके से बता देती हूँ। जैसे आपका हो जाता है उबालना, तलना, तलने में भी अलग अलग मेथड आ जाते हैं, उबालने में भी अलग अलग मेथड आ जाते हैं, भाप के द्वारा, वायु के द्वारा, ये इस तरीके से अलग अलग तरीके के बहुत सारे कई मेथड हम खाना बनाने के अंदर यूज़ करते हैं। तो वो सारी है आपको ज्ञान होना चाहिए। अलग अलग विधि से खाना भी क्या होगा, आपका अलग अलग तरीके से बनाया जाएगा। तो हम डेली कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारे भोजन में विविधता लाने का एक प्रोसेस होती है, जो हमने देखा है ना, रंग में विविधता, गंध में, रचना में। तो ये सारी क्या है, हमारी पकाने की विधियों के अंतर्गत ही आ जाता है। हम अलग अलग तरीके की विधि से खाना बनाएंगे तो भोजन में रंग, गंध और उसकी रचना है वो अपने आप ही अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलेगी। समय, शक्ति व ईंधन की बचत करना, ये भी हमारा क्या है, आहार नियोजन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्योंकि आप इस तरीके से भोजन बना रहे हो जिसमें आपका श्रम भी अधिक लग रहा है, समय भी अधिक लग रहा है और ईंधन भी अधिक लग रहा है, तो आपको क्या है, कोई किसी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आपको अपना अगर अधिकतम बेनिफिट चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि आप अपने आहार को इस तरीके से व्यवस्थित करें ताकि आपका समय, श्रम की बचत है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो हमें अपने घरेलू किचन के अंदर इस तरीके के जो आपके भौतिक संसाधन है, अब यहाँ पे हमें संसाधन वाले चैप्टर को भी ध्यान में रखना होगा कि संसाधन हमारे कौन से हैं, तो उन संसाधनों को जानना होगा। ये भी अलग से टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा। दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो होते हैं मानवीय और एक को हम भौतिक संसाधन कह सकते हैं। इन दोनों ही संसाधनों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने समय, शक्ति और धन की बचत है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब ये दोनों साधन मिलकर कार्य करेंगे तभी हमारी आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से पूरी की जा सकती है। भोजन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देना, क्योंकि भोजन का सीधा संबंध हमारे मन से होता है, इसीलिए मनोवैज्ञानिक पहलुओं के ऊपर इसको ध्यान देते हुए हमें भोजन बनाना है। अच्छा भोजन बनाते हैं तो सभी खुश होते हैं, और गंदा भोजन बनाते हैं और जिसके खाने योग्य नहीं रहता है तो उससे हमारे मन का प्रभाव है वो अपने आप ही अलग देखा जाता है। हम खुश होकर भोजन बनाते हैं तो खाने वाले भी खुश होकर उसका इंटरेस्ट लेते हैं। गुस्से में भोजन बनाया जाता है तो वो भोजन का टेस्ट भी उसी तरीके के
आता है। तो ये हमारे मनोवैज्ञानिक पहलुओं के आधार पर भी हमारे भोजन है वो प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। आहार आयोजन लचीला होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बजट में भी बताया था कि बजट है वो हमेशा लचीला होना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक बार बजट बना दिया तो उसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी आय ज़्यादा है तो हम अपने बजट को परिवर्तित कर सकते हैं, आय कम है तो हम अपने बजट को कुछ न कुछ कमी करके उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा आहार नियोजन है वो भी क्या है, लचीला होना चाहिए। अचानक हमारे घर में कोई भी गेस्ट आ जाते हैं तो जो हमने सोच रखा था उसमें हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है, क्योंकि आए हुए व्यक्ति के लिए हमें थोड़ा सा अपना मेन्यू को परिवर्तित करना होता है। या खाने वाला व्यक्ति की रुचि किसी और चीज़ में हो जाती है तो हमें अचानक कोई और भोजन का व्यवस्थित रूप से उसको शामिल करना होता है। तो ये लचीलापन कहलाता है, जो समय परिस्थिति के अनुसार हमारे भोजन में परिवर्तन को व्यवस्थित करके बनाते हैं। हल्के व भारी भोजन का आहार है वो दोनों ही, हल्के भी और भारी है वो हमारे दैनिक जीवन के अंदर दोनों ही प्रकार के आहारों को हमें अपने भोजन में शामिल करना है। अब हल्के और भारी आहार आप जान सकते हो। हल्के भोजन जैसे भाप वाली विधि से हम जो भोजन बनाते हैं वो हमारी सेहत के लिए हल्के होते हैं, क्योंकि उसके अंदर घी तेल मसालों की मात्रा है वो कम होती है, ना के बराबर होती है। अगर वही हम तल के बनाते हैं, जो गहरी विधि से बना हुआ जो भोजन होता है, तलने की गहरी विधि, तो वो भोजन हमारे लिए क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि एक समय अगर हमारे भोजन में हमने भारी भोजन का प्रयोग कर लिया है तो दूसरी बार हल्के भोजन का, दूसरे जो समय का भोजन है वो हमें हल्का करना चाहिए। जैसे सुबह का नाश्ता हमने हैवी किया है तो हमें दोपहर का भोजन है वो हल्का लेना होगा। यानी दोनों तरीके के भोजन हैं वो हमारे आहार के अंदर हमें अलग अलग तरीके से शामिल करना पड़ेगा। मौसमी फल व सब्जियों का समावेश है वो आपको अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। उसके दो फायदे हैं, एक तो वो मौसम के अकॉर्डिंग आते हैं तो वो हमें सस्ती रेट पे भी मिलते हैं, और उसके अंदर जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो भी अच्छी देखी जाती है। तो इसी तरीके से हमें अपने भोजन में फलों का, उन्हीं फलों व सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए जो उस समय विशेष के अंदर हमारे भोजन के अंदर उपलब्ध हो सके और उससे हमारे भोजन के अंदर स्वाद में भी परिवर्तन हो सके। पूरे दिन को एक इकाई मानकर आहार नियोजन करना, ये हमारा 9वां सिद्धांत है। इस सिद्धांत का मतलब क्या है कि जो हम सुबह से लेकर रात तक जो भोजन खा रहे हैं, सुबह से लेके रात तक जो भोजन इस पूरे समय के बीच में खा रहे हैं, ये भोजन ऐसा होना चाहिए, इसको पूर्ण रूप से एक इकाई माना जाना चाहिए। क्योंकि जो आहार नियोजन हम अपने भोजन के अंदर ले रहे हैं, तो जो हमारे सुबह के भोजन में जिन पोषक तत्वों को हमने शामिल नहीं किया था उसको हम क्या करेंगे, दोपहर में ले लेंगे। जो दोपहर में भी शामिल नहीं है तो उनको हम क्या करेंगे, रात के भोजन में शामिल कर लेंगे। यानी पूरी दिन की हम भोजन को सारा क्या मानते हैं, एक इकाई के रूप में मानते हैं, जो हमारे भोजन के 7 ग्रुप माने गए हैं। तो उन 7 ग्रुप से हमें अपने उन पोषक तत्वों को अपने भोजन के अंदर एक दिन में शामिल करना है। सुबह के आहार से लेकर रात के आहार में किसी न किसी रूप के अंदर उन भोज्य पदार्थों को हमें अपने भोजन के अंदर समावेश करना है, ताकि हमारा भोजन है वो संतुलित हो सके और हर व्यक्ति की आवश्यकता को हम पूरा कर सकें। तो ये हमारे आज के क्या है, आहार आयोजन के सिद्धांत हैं। 9 सिद्धांत बताए गए हैं। इन्हीं 9 सिद्धांतों को आप अच्छे तरीके से लिख लेना, और साथ में 9 सिद्धांत के अलावा आपके 5 सिद्धांत ये है तो 14 सिद्धांत हो गए हैं। इन 14 सिद्धांत से संबंधित ही आपके क्वेश्चन है वो इसके अंदर पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, और पूछने का तरीका होता है
कि जैसे 4 सिद्धांत के नाम दे दिए जाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ दे दी जाती है कि ये किस सिद्धांत से संबंधित है या ये किस चीज़ को स्पष्ट करता है। तो ये आपके आहार नियोजन से संबंधित आपका दूसरा टॉपिक है, वो आपका क्लियर होता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से आप इसको स्पष्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो मेरा वीडियो आज का कैसा लगा है तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।